हेलो 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 फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो एनसीईआरटी क्लास 6 के संपूर्ण इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में होगा और साथ ही साथ इसके सारे क्वेश्चंस भी मैंने करवाया है। और ये जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जो है कि सारे एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आप जानते ही हो एनसीईआरटी बुक्स कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ ये सारे टॉपिक्स जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि यहाँ पे जो है कुल 8 चैप्टर्स हैं। सारे चैप्टर्स को मैं इसी वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूँगा, तो लंबा वीडियोस जाएगा, तो अंत तक बने रहिए। या और जो है अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे सौरमंडल पृथ्वी के विषय में मैं बात करता हूँ, तो आपको पता है पृथ्वी जो है सौरमंडल में स्थित है। मतलब कि आपको पता है सौरमंडल क्या होता है कि हमारा जो सौरमंडल है दुग्ध मेखला ग्लेशियर्स में यानी आकाशगंगा में स्थित है। और दुग्ध मेखला ग्लेशियर्स के मिला करके ही हजारों करोड़ों ग्लेशियर्स मिला करके ही ब्रह्मांड का उत्पत्ति होता है। सौरमंडल किसे कहते हैं? तो सौरमंडल जो है 8 ग्रहों के मिश्रण यानी कि 8 ग्रहों और कुछ मतलब कि उपग्रहों आदि के मिलाकर एक सौरमंडल का निर्माण होता है। तो आपको पता है हमारे सौरमंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह और एक सूर्य है और उसके साथ में अनेकों उपग्रह हैं। तो उसके विषय में आज चर्चा करने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहिए। और दूसरा कि ये जो सौरमंडल है यानी कि पृथ्वी का क्या इंपॉर्टेंस है और पृथ्वी पर किस तरह से जीवन जो है कि मतलब कि हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये सारे बातें हम जानेंगे। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जो है मैं उसी को लेके बस चल रहा हूँ। बहुत सारे चीज़ था लेकिन मैं उसे लेके नहीं चल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो पूर्णिमा की बात आ रही है। क्या आ रही है? पूर्णिमा की बात। तो पूर्णिमा और अमावस्या, आपको पता है सूर्य, ये है सूर्य और ये है पृथ्वी। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों के कारण ही अमावस्या या फिर जो है कि पूर्णिमा लगता है। जब सूर्य का प्रकाश सीधा सीधा कहाँ पे पहुँचता है? चंद्रमा के पास पहुँचता है। जब सूर्य, पृथ्वी और मतलब कि चंद्रमा तीनों एक लाइन में रहते हैं, यानी कि ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया चंद्रमा और ये हो गया सूर्य, ये तीनों एक लाइन में रहते हैं। तो आपको पता है पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है। और हर पूर्णिमा के दिन सूर्य ग्रहण नहीं लगता, सॉरी, हर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं लगता है और हर अमावस्या के दिन जो है कि सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। इसका कारण है चंद्रमा का अपने सतह पर टिल्टेड होना, वो भी जो है लगभग 22.5 डिग्री के आसपास झुका हुआ है अपने अक्ष पे, जिसके कारण से हर जो है कि पूर्णिमा या अमावस्या को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। तो ये कारण होता है। पूर्णिमा जब आपको पूर्णतः जो है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है तो पूर्णिमा होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सॉरी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। तो पृथ्वी का जो है कि प्रकाश मतलब कि क्या हो जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे झप जाता है, यानी कि उसके माध्यम से मतलब कि आपका चंद्रमा पे सही तरह से नहीं पहुंच पाता है। तो इस कारण से चंद्रमा पे प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक काले मतलब कि काले रूप में आपको दिखाई देगा। तो काला रूप में दिखाई देना अमावस्या, एकदम चमकीले रूप में दिखाई देना पूर्णिमा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। और कुछ नहीं, खगोलीय पिंड क्या होता है आपको पता है? सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एवं सभी वस्तु जो हमें रात के समय में आसमान पे दिखाई देते हैं वो सारे खगोलीय पिंड है। तो वहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे सकता है? तो वहाँ आपको दिखाई दे सकता है कभी कभी मेटोराइट्स दिखाई देगा, पुच्छल तारे दिखाई देगा, उल्का पिंड दिखाई देगा, जो भी सारी चीज़ दिखाई देगा वो सारे खगोलीय पिंड होते हैं। ठीक है, आप देखिए नक्षत्र मंडल के विषय में एक पॉइंट आया है। नक्षत्र मंडल क्या होते हैं? तो नक्षत्र मंडल तारों के द्वारा बनाया हुआ एक जो है पैटर्न को ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? पैटर्न को इंग्लिश में हम लोग शायद कहते हैं, दिमाग से थोड़ा उतर रहा है, तो ठीक है हम बता देंगे आगे बढ़ रहे हैं। तो नक्षत्र मंडल में क्या है कि बहुत सारे बियर्स जो है, अर्सा मेजर्स, ये सारे जो है कि पैटर्न्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद जो है सप्तऋषि के विषय में यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो सप्तऋषि के विषय में। यहाँ पे सप्तऋषि के विषय में दिया गया है। तो यहाँ पे आप जो है सप्तऋषि में 7 तारे होते हैं जो क्वेश्चंस मार्क की तरह आपको आकाश में दिखाई देगा। तो ये तरह तारे के पैटर्न्स है कुछ। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न्स जो है कि आपको आकाश में दिखाई देगा आप रात के समय में। आप देखो ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य की परिक्रमा लगाती है उसे ग्रह कहते हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा लगाती है उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बृहस्पति, जुपिटर्स, यानी कि आपको एज इट इज़ क्वेश्चन यहाँ से क्या मिल जाएगा। देखिए आपको पूछ लेगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार से आपको ग्रह का नाम पूछ लेगा। तो आपको याद रहना चाहिए सबसे पहले मार्स है, उसके बाद जो है
क्या है, उसके बाद आपको मिलेगा वीनस, उसके बाद आपको मिलेगा अर्थ, उसके बाद मिलेगा मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, सबसे पहले एम्स मरकरी है, यहाँ मार्स है, याद रखिएगा, जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद वीनस, सॉरी सैटर्न के बाद हो गया यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून हो गया। ठीक है, ये सारे उपग्रह आपको मतलब कि सॉरी ग्रह आपको मतलब पैटर्न वाइज कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सबसे नज़दीक कौन हो गया, तो मरकरी यानी बुध ग्रह हो गया। सबसे लास्ट में कौन हो गया, नेपच्यून यानी वरुण ग्रह हो गया। और सबसे बड़ा कौन हो गया, तो जुपिटर हो गया। सबसे छोटा कौन सा हो गया, तो मरकरी हो गया। और अर्थ में वैसा कौन सा ग्रह है जहाँ जीवन स्थित है, तो अर्थ हो गया। और अर्थ के निकटतम दो ग्रह का नाम बताइए, तो आपको बोल देगा जो है कि वीनस यानी शुक्र और मंगल हो गया। और इनर ग्रह के बारे में, आंतरिक ग्रह के बारे में पूछेगा तो ये चारों आंतरिक ग्रह है। इधर जो ये चारों है ये बाह्य ग्रह है, यानी कि बुध 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 हो गया आपका, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया, ये आंतरिक ग्रह हो गया, इनर प्लैनेट हो गया। और जो है आपका जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सारे आपका हो गया बाह्य ग्रह। क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी दूर पे स्थित है, इस कारण से भी ये सूर्य की परिक्रमा लगाने में काफ़ी समय लगता है। ये सारे कारण हैं उनके, मतलब कि किन के कारण है, तो आंतरिक और बाह्य ग्रह के चुनाव के। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन ग्रह को कितना कितना समय लगेगा। जैसे कि यहाँ सूर्य की परिक्रमा लगाने में 28 ही दिन लगता है, आपको बुध ग्रह को अपना परिक्रमा लगाने में 59 डेज लगता है। इस तरह से आप देख सकते हो। और दूसरा पॉइंट में आपका बृहस्पति शुक्र ग्रह का दिया है 255 दिन में ये अपना सूर्य की परिक्रमा लगाती है। और घूर्णन करती है 243 दिन में। घूर्णन और परिक्रमा जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे कि आप ये देख लो, ये जो है सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो चक्र लगाएंगे उसको कहेंगे परिक्रमा। क्या कहेंगे, परिक्रमा। घूर्णन किसे कहेंगे, जो अपना चक्कर लगाएंगे। ठीक है, परिक्रमा सूर्य के चारों ओर लगाने को हम परिक्रमा कहते हैं। और ग्रह के चारों, यानी ग्रह ये है, इसके चारों ओर मतलब ग्रह अपने जो धुरी पर, अपने धुरी पर ग्रह जो है अपने धुरी पर, यानी एक्सिस जो होता है, इसके चारों ओर जो परिक्रमा करेगा, यहाँ से स्टार्ट करके, इस एरिया से स्टार्ट करके यहाँ से फिर घूम करके, यानी 180 डिग्री जब टर्न आउट कर देगा कोई भी ग्रह, उसको घूर्णन कहेंगे। घूर्णन परिक्रमा में यही है, रिवोल्यूशंस एंड रिवोल्यूशंस। और क्या होता है आपका राउंड राउंड करना, ये हो जाता है मतलब कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और अपने चारों ओर घूर्णन। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर यहाँ पे हैं तो हम उसे लेके आए हैं आपके लिए। और देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानी जो है सूर्य देवता को जो है कहा जाता था, सूर्य जिससे निकला हुआ है, सौरमंडल उसी से बना हुआ है। सूर्य शब्द का उत्पत्ति वहीं से हुआ था, यूनानी मतलब कि रोमन कहानी में सबसे पहले किया गया था। उत्पत्ति देखिए यहाँ पे जूलॉजी के विषय में दिया है, क्योंकि आपने 6 क्लास से ज्योग्राफी को अलग विषय में आप पढ़ पा रहे हो। 5 तक तो आप ईवीएस पढ़े थे, लेकिन आप 6 में जो है कि ईवीएस के जगह पे ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट आ गया। तो जियोलॉजी होता है, जियोमेट्री होता है, जियो आइट्स होता है, जियो आइट्स। जियोआइट्स मतलब क्या हो गया, जियोलॉजी हो गया पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री हो गया पृथ्वी का मापन, और जियोआइट्स हो गया पृथ्वी के आकार का अनुरूप। ये सारे चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। और दूसरा क्या आप मतलब आपको पता ही है कि खगोलीय पिंड चक्कर लगाती है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने जो है कि ये प्राचीन खगोलीय शास्त्र थे, जिसने कहा था कि सूर्य जो है, सभी ग्रह जो है वो सूर्य का परिक्रमा करते हैं। तो आज भी ये फैक्ट जो है सिद्ध है। और दूसरा अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर देख के आपको इम्पोर्टेंट लगेगा तो वो क्या है, जैसे कि क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति जो है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति जो है सेकेंड है। तो और जो है पृथ्वी, इसके बावजूद भी पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट लगते हैं, यानी 8 मिनट 22 सेकेंड के लगभग में लगते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब कि नॉलेज आपको मिल रहा है। तो अंत तक बने रहिए। आपको पता है कि चंद्रमा पर जो है 20 जुलाई 1969 यानी 1969 को जो है 1969 को ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है
चंद्रमा पर अपना पहला पैर रखे थे। यही जो है कि पृथ्वी का पहला मतलब कि व्यक्ति है जो चंद्रमा पे पैर रखे थे। दूसरा जो मतलब कि हमारे देश से पहला व्यक्ति कौन था, तो वो राकेश शर्मा जी थे। इस तरह से याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप देखिए उपग्रह क्या होता है, मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्राकृतिक यानी ग्रहों का चक्कर लगाने वाले उल्का पिंड यानी कि पिंडों को हम लोग, खगोलीय पिंडों को हम कहते हैं ग्रह। लेकिन मानव के द्वारा जब पिंड को भेजा जाता है, मतलब कि मानव के द्वारा हम लोग भेजते हैं सैटेलाइट्स को, आपको पता होगा संचार उपग्रह को भेजते हैं, कभी कभी ब्रह्मांड में भेजते हैं, अपने दैनिक उपयोगिता को रॉकेट के माध्यम से भेजेंगे। तो ऐसे ऐसे मतलब कि पिंडों को हम लोग कहेंगे मानव निर्मित। और उसके बाद इनसैट हो गया, IRS हो गया, और उसके बाद जो है एडूसैट हो गया। इस तरह के कुछ जो है भारतीय उपग्रह हैं जो कि अंतरिक्ष में भेजे गए थे। ठीक है। आप दूसरा देखिए सौरमंडल। सौरमंडल के विषय में मैंने बता ही दिया कि 8 ग्रहों के मिलने से सौरमंडल बनता है। पृथ्वी के विषय में देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भू आप किसे कहते हैं। तो देखिए जैसे कि सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, मैंने बताया। पांचवा जो है सबसे बड़ा ग्रह है। बड़ा ग्रह मतलब सबसे पहले कौन है, जुपिटर के विषय में बताया था मैंने। छोटा ग्रह कौन है, बुध ग्रह। उसी के हिसाब से पांचवा जो है कि सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। और जो कि ये अपने चपटी है। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो चपटा गोल है। यही कारण है कि इसका आकार भू आव है। ठीक है। भू आव का अर्थ होता है पृथ्वी के समान का आकार, पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। और जो है पृथ्वी पर सभी प्रकार की जलवायु मतलब कि वर्तमान परिस्थितियां जो है यहाँ पे जीवन को संभव बना पाते हैं। यहाँ पे वायु है, यहाँ पे गर्मी ठंडी पर्याप्त मात्रा में पड़ता है, जिस कारण से यहाँ पे क्षुद्र ग्रह क्या होता है, तो क्षुद्र ग्रह जो है कि असंख्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जो कि ग्रहों का मतलब कि तारों का जैसे सूर्य तो तारा है, तारा का चक्र नहीं लगाता है, ये यत्र तत्र कभी चक्र लगाने लगता है, तो ऐसे ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। प्लूटो के विषय में भी आपको पता होगा कि पहले वो जो ग्रहों की श्रृंखला में आता था, लेकिन उसे जो है कि अब क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। उल्का पिंड क्या होता है, वैसा छोटा छोटा टुकड़ा जो आसमान में मतलब अंतरिक्ष में उड़ते रहते हैं और जो है कि मतलब कि बहुत असंख्य हैं, तो वैसे छोटे छोटे पिंडों को हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी आपको पता होगा कि पृथ्वी पर भी गिर जाता है, जैसे कि लोनार झील आपको पता है कि उल्का पिंड के गिरने से ही बना है। ऐसे से बहुत सारे स्थलाकृति जो कि उल्का पिंड के गिरने से बना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आकाशगंगा किसे कहते हैं, तो आपको पता, मैंने बताया था कि हजारों मतलब कि जैसे हम लोग का हजारों ताराओं ग्रहों उपग्रहों के मतलब कि समूह को ही आकाशगंगा कहते हैं। हम लोग का आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है, जिसको इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। और जो है ऐसे हजारों करोड़ों आकाशगंगा को मिल करके हम लोग का क्या बना है, हम लोगों का जो है ब्रह्मांड की बना है। आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति 10 या 11-12 में आपको पता चल जाएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो आप देखिए आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण क्या है। ये देखिए एक छोटा सा मतलब कि आपको देखने को मिलेगा कि पृथ्वी से क्या बना है, सौरमंडल, सौरमंडल से आकाशगंगा, आकाशगंगा से ब्रह्मांड की बनी है। आप क्वेश्चंस पे अगर हम लोग आते हैं, ग्रह और ताराओं में क्या अंतर है। आपको पता है ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा करते हैं, तारा जो है मतलब कि तारा ऐसे उल्काएं पिंड होती हैं जिसकी अपनी जो है कि रोशनी होती है, और वे जो है मतलब कि मतलब अपने आकाश मतलब कि उस ताराओं को अपना प्रकाश होता है, सीधा सा बात है। ग्रहों को अपना प्रकाश नहीं होता है। इस तरह से अंतर हम लोग पता लगा सकते हैं। दूसरा क्या, सौरमंडल से आपका क्या समझते हैं, ग्रह सूर्य और 8 ग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। तीसरा क्या हो गया, जैसे कि सूर्य से उनके दूरी के अनुसार से आपको ग्रह का नाम मैंने बता दिया। सबसे पहले जो है आपका बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। इस तरह से कहा जा सकता है। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, मतलब पृथ्वी पर अद्भुत ग्रह क्यों कहा गया, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन स्थित है और जीवन के लिए समस्त तत्व स्थित हैं। और हम मतलब हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं, इसका कारण है कि चंद्रमा जो है 27 दिन में चक्कर लगाती है, और जो है कि जिस कारण से हमें आधा क्षेत्र ही दिखाई देता है। दूसरा ब्रह्मांड क्या है, हजारों आकाशगंगा के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। आप दूसरा देख लीजिए, आप किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या भगिनी ग्रह, ये दोनों कहा जाता है शुक्र को, और या सुबह का तारा, सांझ का तारा, सब शुक्र को कहा जाता है। सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी है। पहला कौन सा है, तो आपको पहला पता होगा बुध है, दूसरा क्या है शुक्र है, तीसरा कौन है पृथ्वी है, चौथा है मंगल है। याद रखिएगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। एज इट इज एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट दिखाई देगा। उसके बाद सभी ग्रह,
अगला देखिएगा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर जो है चक्कर लगाते हैं? तो ये जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पे लगाते हैं। ये भी क्वेश्चंस मैंने देखा है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ध्रुव तारे को किस दिशा में हम लोग देख सकते हैं? ध्रुव तारे को हम लोग उत्तर दिशा में देखते हैं, जिस कारण से आपको पता है कि प्राचीन समय में जो है ध्रुव तारे को रात्रि के समय में जो है दिशा दिक सूचक के जो है कि माना जाता था। दिशा यानी उस दिशा में उत्तर समझ करके और सब दिशा का निर्धारण किया जाता था। और दूसरा देखिए, क्षुद्र ग्रह किस कक्षाओं के बीच रहता है? तो क्षुद्र ग्रह जो है जनरली मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। ठीक है। डैश एक मतलब कि एक समूह है, डैश का एक समूह है जो विभिन्न देखिए तारों का एक समूह जो है क्या करता है? नक्षत्र मंडल यानी तारामंडल, तारा का विभिन्न प्रकार का समूह बनाता है, तारामंडल का निर्माण करता है, सॉरी नक्षत्र मंडल का निर्माण करता है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है? तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को हम लोग तारामंडल यानी कि क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं, यानी कि तारों का बृहद, यानी कि इसे सॉरी ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? तारों का एक बृहद बड़ी संख्या प्रणाली को वायु ब्रह्मांड कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे तारे मिल करके ब्रह्मांड बनते हैं। दूसरा क्या हो गया? डैश पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह है, कौन सा है? शुक्र पृथ्वी से सबसे करीब है। डैश सूर्य के तीसरी सबसे नज़दीक ग्रह है, तो सूर्य से तीसरा नज़दीक पृथ्वी है। उसके बाद ग्रहों के पास अपनी जो है रोशनी और ऊष्मा नहीं होती है, ग्रहों को नहीं होती है, जबकि जो है वो तारों को होती है। तो इस तरह से आप पहला चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगला अगर हम लोग चलते हैं ग्लोब और अक्षांश और देशांतर के विषय में, यहाँ से भी बहुत बच्चे को कन्फ्यूज होता है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, यानी कि अक्षांश मतलब लैटिट्यूड्स हो गया और लॉन्गिट्यूड्स किसे कहते हैं? तो ये जो है मान लो अर्थ है, ये जो है आपका हॉरिजेंटल लाइन जो होता है, हॉरिजेंटल लाइन इसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल्स लाइन होते हैं उसे हम कहते हैं देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स लंबा होता है, लैटिट्यूड्स सोया हुआ होता है। तो इसी में जो है इसी के आधार पे लॉन्गिट्यूड्स के आधार पे जो है कि हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ कितना घंटा यानी टाइम डिफर कर रहा है, और लैटिट्यूड से हम जो है मौसम के बदलावों का एवं भौतिक वितरण के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये जो है ये लाइन क्या हो गया? मतलब कि लैटिट्यूड्स हो गया, और ये जो लाइन क्या हो गया? देशांतर रेखा हो गया, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूड्स हो गया। ये ध्यान में रखिएगा, आगे इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं। विषुवतीय रेखा कौन होता है? विषुवतीय रेखा होता है मतलब कि विषुवतीय रेखा धरती के बीचों बीच खिंची हुई रेखा, यानी कि ये जो रेखा है इक्वेटर लाइन कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं, जो बीचों बीच इसी का 23.5 डिग्री रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा नीचे जो है 23.5 डिग्री में रहेगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाले को हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, नीचे को दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, बीच वाला को विषुवतीय रेखा कहेंगे, विषुवतीय। और जो है कि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री आपका कर्क रेखा है, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा है। आगे जानेंगे, चलते हैं। अक्षांश क्या होता है? समांतर रेखा होता है, बता दिया मैंने आपको। आप जो है 350 डिग्री के 4 अंशों में डिवाइड होता है विषुवतीय वृत्त में। आप जैसे कि विषुवतीय वृत्त को दोनों वृत्त दोनों तरफ होता है, जो दूरी के अनुसार से वृत्त का 1/4 यानी 1/4 बराबर 90 अंश को दर्शाता है। ठीक है, विषुवतीय वृत्त। ये जो है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के कटिबंधीय को बांधता है क्षेत्र को। तो कटिबंध क्या होता है कि आपको पता है कि वनस्पति वितरण में बहुत बड़ा भागीदारी है कटिबंध, उष्ण कटिबंध, फिर शीतोष्ण या फिर उपोष्ण कटिबंध बोल सकते हो। उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीत कटिबंध। ये जो है कि 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री यानी दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री के बीच में जो है आपको उष्ण कटिबंधीय मिलेगा विषुवतीय वृत्त के बीच में। और दूसरा कि दक्षिणी गोलार्ध में आपको जो है शीतोष्ण कटिबंध 66 डिग्री के बीच में मिलेगा, और आगे जो है ध्रुवीय क्षेत्र में आपको पता है। आप देखिए ये जो है मैंने बता दिया कि उत्तरी गोलार्ध में अगर कर्क रेखा 23.5 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री, फिर विषुवतीय वृत्त में 66 डिग्री को उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त कहेंगे, और दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त कहेंगे। और फिर पृथ्वी पर ताप जो कटिबंध जो है उसी तरह से उष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध में बांटा गया है, अभी मैंने बता दिया। देशांतर रेखा क्या है? देशांतर रेखा एक ऐसी रेखा है जो हमें यह निर्धारण करने में मदद करती है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा लगाती है तो कब सूर्य मतलब सुबह यानी समय निर्धारण में देशांतर रेखा मदद करती है। जैसे भारत का अगर देशांतरीय विस्तार आपको पता होना चाहिए कि भारत का 37 डिग्री से 97 डिग्री के आसपास है, 37 डिग्री सॉरी 66
66 या 67 डिग्री, आगे मैं चर्चा करूँगा इस विषय में, विस्तार है। और दूसरा देख लीजिए 0 डिग्री जो देशांतर रेखा को प्रमुख यमुनोत्तर कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में पढ़ोगे ग्रीनविच समय जो होता है, ग्रीनविच टाइम निर्धारण यानी प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। अगर हम दक्षिण की ओर जाएंगे माने कि और लेफ़्ट साइड जाएंगे तो उधर क्या होगा, टाइम जो है माइनस में हो जाएगा, अगर राइट साइड जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा टाइम, याद रखिएगा। यहाँ पे आप इस लाइन में देख सकते हो, यहाँ पे रेखा में मैंने दिखाया है कि जो है मतलब कि किस तरह से विभिन्न प्रकार से टाइम जोन में विभाजित किया गया है। ये बीच का 0 डिग्री है, यहाँ पे जो कि लंदन के इंग्लैंड के पास से गुजरता है आपका ग्रीनविच टाइम। उसके ही आगे मतलब कि दायां साइड अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको टाइम प्लस में दिखाई देगा, अगर बायां साइड जाओगे तो वहाँ माइनस में दिखाई देगा। तो ये है इंपॉर्टेंट। आप देखो दूसरा क्या है, देशांतर एवं समय। तो आपको पता है समय निर्धारण में ये मदद करता है, आपको पता है, होना भी चाहिए, जिस कारण से आपको दिन और रात होता है, 24 घंटे में 360 डिग्री टर्निंग करता है। तो इसलिए इस आधार पे जो है एक देशांतर रेखा को मतलब कि 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगेगा, तो याद रखना 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगता है, 360 डिग्री को पार करने में 24 घंटा लगता है, जिसको 60 से गुना करोगे तो आपको लगभग जो है 1440 मिनट लगेगा। ठीक है, इसमें जो है कि कुछ इस तरह से आ जाता है पॉइंट, आपको शायद कन्फ्यूजन होता होगा, जैसे कि 4 डिग्री 30 मिनट, एक लाइन रहेगा तो 2 लाइन रहेगा तो मतलब सॉरी एक लाइन रहेगा तो मिनट हो गया, और अगर 34 रहेगा तो एक लाइन रहेगा तो वहाँ सेकेंड हो गया। यहाँ पे डिग्री फिर मिनट फिर सेकेंड मिनट को डबल लाइन से दर्शाया जाता है, सेकेंड को एक लाइन से दर्शाया जाता है, और साथ ही साथ जो है सॉरी डबल लाइन से मिनट को दर्शाया जाता है, सिंगल लाइन से सेकंड को दर्शाया जाता है, डिग्री से घंटा को दर्शाया जाता है। यानी घंटा क्या बोलिएगा, वो भी मिनट ही रहता है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिग्री को हम 4 जा 16 मिनट कहेंगे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, पृथ्वी का सही आकार क्या है, पृथ्वी का सही आकार क्या है, चपटा गोल। क्या है, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी जो है चपटा गोल है। और ग्लोब क्या है, पृथ्वी का ही नमूना है। दूसरा कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। मकर रेखा का 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय एवं शीत कटिबंधीय। याद रखिएगा, दोनों तरफ है, विस्तारित रूप से इसको आगे मैं अगले क्लास में बताऊंगा। दूसरा अक्षांशीय देशांतर रेखाएं क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखा यानी कि लंबवत रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कहते हैं अक्षांशीय रेखा, वर्टिकल्स लाइन को हम लोग जो है देशांतर रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, यानी कि कह सकते हैं हम इसी के आधार पे ही मौसम परिवर्तन एवं तिथि निर्धारण में मदद मिलता है। और दूसरा क्या क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध में क्यों पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का किरण क्षितिज पड़ता है, एकदम से सीधी पड़ती है, जिस कारण से जो है यहाँ पे जो है आपको धूप मतलब गर्म मौसम देखने को मिलेगा। भारत में 5.5 घंटा मतलब कि शाम का 5:30, लंदन के 12 बजे क्यों होते हैं, तो आपको पता है ग्रीनविच टाइम भारत जो है 82.5 डिग्री पे सिचुएटेड है, जिस कारण से 5.5 घंटा ग्रीनविच टाइम से अधिक है। और लंदन जो है 0 डिग्री पे सिचुएटेड है, इसलिए वहाँ 12 बजेगा, तो यहाँ पे 82.5 डिग्री को आप 4 मिनट से गुना करोगे तो आपको लगभग जो है आपको 330 मिनट मिलेगा। 330 को घंटा में कन्वर्ट करोगे तो 5 घंटा 30 मिनट होगा। आप देखो पर मुख्य यमुनोत्तर लाइन जो होता है क्या होता है, मुख्य यमुनोत्तर लाइन 0 डिग्री को कहा जाता है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाए जाते हैं, ध्रुवों के नज़दीक पाए जाते हैं। देशांतर का कुल कितनी संख्या है, 360 संख्या है, याद रखिएगा। और दक्षिणी ध्रुव के वृत्त पर स्थित है, क्या स्थित है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ग्रिड किसका जाल है, ग्रिड जो है अक्षांशीय रेखा एवं देशांतरीय रेखा का विस्तार है। मकर रेखा डैश पर स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मानक जो टाइम है 82.5 डिग्री यानी कि 82 पॉइंट जो है 330 मिनट्स यानी 82 डिग्री 30 मिनट्स। उसके बाद 0 डिग्री यमुनोत्तर को हम लोग जो है प्रमुख यमुनोत्तर के नाम से जानते हैं। और देशांतर के बीच की दूरी को हम जो है डैश के तरफ घटती जाती है, देशांतर की दूरी जो है ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। और दूसरा ध्रुव उत्तर ध्रुव जो है वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव
वृत्त जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन आपको दिखाई देगा एग्जाम में। आगे देखिए, आगे क्या है आपका पृथ्वी की गति। यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चलेगा, जिसमें कि हम आपको घूर्णन गति एवं परिक्रमा गति के विषय में, परिक्रमण के विषय में पूर्व बता चुके हैं कि पृथ्वी जो है मतलब कि यहाँ पे एक दिया हुआ है, जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पता रहना चाहिए आपको। पृथ्वी जो है अपने एक्स पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और जो है पृथ्वी का जो ओरिजिनल मान है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। वहाँ से जो एंगल बनाता है पृथ्वी अपना कक्षीय समतल कोण कितना है, पूछ लेगा डायरेक्ट, पृथ्वी का कक्षीय समतल कोण कितना है, 66.5 डिग्री। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं, जिस कारण से ही दिन रात का जो है कि निर्धारण किया जाता है, आपको पता है। आप यहाँ पे देखिए, पृथ्वी जो है आपको पता है कि कितने दिनों में परिक्रमा करती है, 365 दिनों में परिक्रमा करती है, जिसके कारण से मौसम का बदलाव हम लोगों को देखने को मिलता है। आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि ये आप लोग देख लो, यहाँ पे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछेगा कि आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो है गर्मी के समय में क्यों मनाया जाता है आपका क्रिसमस, क्योंकि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे स्थित है और सूर्य का प्रकाश यहाँ पे क्षितिज पड़ेगा। कब पड़ेगा? दिसंबर के टाइम में पड़ेगा। 22 दिसंबर को दक्षिणायन होता है और 21 जून को उत्तरायण होता है। याद रखिएगा, दक्षिणायन जब दक्षिण दिशा की ओर जो है मतलब कि धूप जो है कड़े प्रहार के साथ पड़ता है। उत्तर दिशा की ओर जब कड़े प्रहार में पड़ेगा तो आप वहाँ पे पड़ेगा तो उसको हम कहेंगे उत्तरायण, और दक्षिण दिशा में दक्षिणायन। तो जब उत्तर दिशा में पड़ेगा तो उत्तर दिशा में ग्रीष्म ऋतु होगा, दक्षिण दिशा में पड़ेगा तो दक्षिण दिशा में ग्रीष्म ऋतु होगा। उत्तर दिशा में जब ग्रीष्म ऋतु होगा तो दक्षिण दिशा में शीत ऋतु होगा। जब उत्तर दिशा में शीत ऋतु होगा तो दक्षिण दिशा में ग्रीष्म ऋतु होगा। तो ये कब होगा? 22 दिसंबर को उत्तर दिशा में शीत ऋतु रहेगा तो दक्षिण दिशा में ग्रीष्म ऋतु रहेगा। इसको ध्यान से 5-6 बार सुनिएगा और इसका नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि इसके अलावा यहाँ कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। अगर मैं मेरे वीडियो को अब अंत से शुरू से अंत तक एक बार आपने देख लिया तो डेफिनेटली जो है इसके बाद आपको कभी भी इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कभी भी। यानी एनसीईआरटी उल्टाने की कोई ज़रूरत नहीं है 6 क्लास को, याद रख लीजिए। अगला क्लास भी मैं इसी तरह से लाऊंगा, इसलिए आप अंत तक बने रहिए। बस 2 से 3 घंटे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मास्टर वीडियो समझ लीजिए। आप देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे, जब उत्तरी ध्रुव पर कड़े प्रहार के साथ धूप रहता है तो उत्तरी ध्रुव के साइड में शीत जो है कि आपको किस तरह का, मतलब कड़े प्रहार में तो डेफिनेटली रहता है धूप, तभी जाके आपको पता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों में 6-6 माह का जो है रात रहता है, 6 माह दिन रहता है। कैसे रहता है 6 माह रात 6 माह दिन? जैसे ये देखिए पीछे की ओर है, यहाँ भी पीछे की ओर है। उत्तरी ध्रुव जब पीछे की ओर है तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा? कम प्रकाश पहुँचेगा और रात होगा, ठीक है। और जो है यहाँ दक्षिणी ध्रुव में भी पीछे की ओर है, कम प्रकाश पहुँचेगा, कम प्रकाश के प्रकाश नहीं पहुँचता है तो रात रहेगा। 6-6 महीना उत्तरी ध्रुव, 6 महीना दक्षिणी ध्रुव पे रात रहता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख लो कि उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु आपको 21 मार्च को होता है, जिसको हम लोग विषुवत कहते हैं, जब दिन और रात दोनों बराबर होता है। विषुवत एक ऐसी घटना है जहाँ दिन और रात बराबर रहती है। और दूसरा, उत्तरी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु रहेगा, तो यहाँ पे 21 जनवरी को उत्तरी ध्रुव में ग्रीष्म, तो दक्षिणी ध्रुव में शरद शीत ऋतु। उसी तरह से यहाँ पे एक घटना और होती है जिसको हम लोग कहते हैं 23 सितंबर की घटना, जहाँ पे विषुवत ही कहलाती है शरद ऋतु उत्तरी ध्रुव में, तो दक्षिणी ध्रुव में वसंत ऋतु। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप ये क्लियर हो गया तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आपको दिखाई देगा। पूछ लेगा, ये पूछ लेगा आपसे कि विषुवत किसे कहते हैं? विषुवत दिन रात बराबर रहने की घटना विषुवत कहलाती है, या फिर दिन रात दोनों मतलब कि समय जो है अलग अलग होते हैं, या दिन जो है कि अत्यधिक मतलब शीतल और रात अत्यधिक गर्म होती है, या रात अत्यधिक गर्म और दिन अत्यधिक शीतल होती है। तो ये क्वेश्चन में आपका ऑप्शन तो आपको पता ही है, ये ध्यान रखिएगा। अब यही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि मैंने बता दिया। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, याद रखिएगा। इससे अतिरिक्त क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आ सकता है। मैंने बहुत मेहनत करके ये टॉपिक क्लियर मतलब कि वीडियोस बनाया है। थोड़ा हो सकता है आपको इमेज प्रॉब्लम हो कि मैंने कट कॉपी पेस्ट करके बनाया है, तो थोड़ा से हो सकता है, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो मैं बता रहा हूँ बस उतना
ध्यान से सुन लोगे 1.5 की स्पीड में, अगर इस वीडियो को 2-3 बार अगर देख लिए तो मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि 6 क्लास के एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मतलब इस यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे नहीं छूटेगा। 23.5 डिग्री कक्षीय झुकाव है और 66.5 डिग्री जो है घूर्णन अक्ष मतलब कि समतल कोण बनाती है। और दूसरा देख लीजिए, घूर्णन एवं परिक्रमा का परिभाषा। घूर्णन जो है आपको पता है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर घूमती है दीर्घवृत्ताकार क्षेत्र में तो उसे हम परिक्रमा कहते हैं। लीप ईयर क्या होता है? पृथ्वी अपने एक घूर्णन में 365 दिन 6 घंटा लेती है। वही 6 घंटा 4 साल में जुड़ करके एक दिन का निर्माण करता है, इसलिए फरवरी में वो दिन जुड़ जाता है, इसलिए लीप ईयर कहलाता है। उत्तर एवं दक्षिण आयनन में क्या अंतर है? देखिए, उत्तर की तरफ क्षितिज जब मतलब उत्तर की दिशा में जब गर्मी पड़ेगा तो उसे मतलब कि धूप की रोशनी सीधी पड़ेगी तो उसे उत्तरायण, दक्षिण की दिशा में जब धूप पड़ेगा तो दक्षिणायन। यही है, कोई दिक्कत नहीं है। विषुवत किसे कहते हैं? दिन रात बराबर रहने की घटना। कब कब होती है तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका मार्च और सितंबर में होती है, ठीक है। और दूसरा कि मार्च में कितना तारीख था? मार्च में आपका है 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, याद रखिए। और अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं, ध्रुवों पर 6 माह दिन और 6 माह रात क्यों होता है? इसे मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी बोल देता हूँ, क्योंकि धूप वहाँ पे 6 महीना नहीं पहुँचता है। कारण तो मैंने बता दिया। पृथ्वी पर सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन। उसके बाद सूर्य की सीधी किरणों को विषुवत विरित पर कब पड़ती है? विषुवतीय विरित पर पूछ रहा है आपको। विषुवतीय विरित पे पड़ेगा आपका 22 दिसंबर को। कब पड़ेगा? 21 मार्च को पड़ेगा विषुवतीय विरित पर। और दूसरा बात मैं बता दूं आपको, सूर्य की सीधी किरणें विषुवतीय विरित पर कब पड़ेगी? सीधी किरणें पूछ रही है यहाँ पे। सूर्य की सीधी किरणें विषुवतीय विरित पर किस दिन पड़ती है? तो 21 मार्च को पड़ती है। और सूर्य की सीधी किरणें विषुवतीय विरित पर किस दिन पड़ती है? ओ सॉरी, दोनों एक ही क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा हो गया, गर्मी के मौसम में जो है क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, अभी तुरंत मैंने बताया था। उसके बाद जो है ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो ये जो है परिक्रमा के कारण होता है। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। और जो है पृथ्वी पर प्रतिदिन की गति को हम लोग क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं या परिक्रमा घूर्णन कहते हैं। और दूसरा क्या हो गया? घूर्णन कहेंगे या दैनिक गति। उसके बाद पृथ्वी सूर्य के चारों ओर मतलब कि दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूमती है। दूसरा, 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती है। तो ये जो है आपका उत्तरायण मतलब रेखा, मतलब कह सकते हो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं। और डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं, ठीक है, शरद ऋतु में। अब हम लोग आते हैं चौथा चैप्टर। यहाँ 3 चैप्टर मैंने मात्र जो है 32 मिनट्स में क्लियर कर दिया। आगे जो है आई थिंक कि ये 1 से 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। छोटा वीडियो है, आई थिंक कि ऐसा वीडियो किसी ने बनाया हो यूट्यूब पर। आप पूरा वीडियोस देख लोगे 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा का मैराथन चलता है, लेकिन सारे फैक्ट्स पढ़ने की जब आवश्यकता ही नहीं है तो हम क्यों पढ़ें? फालतू में समय क्यों बर्बाद करें? आज के समय में वैसा व्यक्ति सफल होता है जो कि स्मार्टली पढ़ाई करता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर पढ़ाई करता है। अगर उस फैक्ट को लेकर आप पढ़ोगे और छोटे छोटे नोट्स बनाओगे, इसका नोट्स मुझे लगता है मुश्किल से 5 से 10 पेज में क्लियर हो जाएगा आपको। और इतना चीज़ को अगर लेके आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ बेसिक पॉइंट्स है, इसी के मदद से आगे ज्योग्राफी में आपको पढ़ने में मदद मिलेगा। तो इसलिए इसको आपको छोड़ना भी, क्विट नहीं करना है। आप देखो मानचित्र क्या होता है, आपको पता है कि पृथ्वी का जो है नमूना होता है मानचित्र। मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह को इसके ऊपर जो है पैमाना के रूप में माध्यम से चपटी सतह पर खींची जाती है, जिसे मानचित्र कहते हैं। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र एवं थियोमेटिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र किसमें होता है? जिसमें पर्वत, पहाड़, मैदान, नदी आदि को दर्शाया जाता है। राजनीतिक मानचित्र कौन होता है? जिसमें जो है राज्य, नगर, शहर एवं गाँव को दर्शाया जाता है। थीमेटिक मानचित्र कौन होता है? जिसमें सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र एवं जो उद्योग मानचित्र आदि को दर्शाया जाता है। अब देखो मानचित्र के 3 घटक है, दिशा, दूरी एवं प्रतीक। तो दिशा के हिसाब से आपको पता है, दिक् सूचक के विषय में पता है कि इस तरह का होता है। हम दिखा देते हैं आपको, ये होता है दिक् सूचक। इसी के आधार पे आप जो है कि दिशा का निर्धारण करते हो। यानी ऊपर उत्तर दिशा होता है। कोई भी मानचित्र मान के चलो, भारत दिशा, 1 मिनट, मान लो कि मैं भारत का मैप बना रहा हूँ, ठीक है, भारत का मैप बना रहा हूँ।
उतना अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा, बट ध्यान से देख लेना। ये जो भारत का मैप है, ऊपर में उत्तर दिशा हो गया, नीचे में दक्षिण दिशा हो गया, इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर जो है उत्तर पूरब हो गया, इधर जो है उत्तर पश्चिम हो गया, इधर जो है पश्चिम दक्षिण हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, इधर जो है आपको दक्षिण पूरब हो गया। इस तरह से जो है दिशा का निर्धारण किया जाता है। दूरी के विषय में आपको पता है, छोटे पैमाने पे क्या किया जाता है, 5 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर को दर्शाया जाता है। बड़े पैमाने पे 5 मतलब कि 5 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर दर्शाया जाता होगा, बस इतना ही होता है। 500 किलोमीटर दर्शाया जाता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर दर्शाया जाता है। ये सारा पैमाना है, इस आधार पे आप देख सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो 5 किलोमीटर दर्शाया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ जो खेल का मैदान को ऐसे दर्शाया गया, पेड़ को ऐसे दर्शाया गया, ये सारा दर्शाने के लिए बताया गया है। दिक् सूचक के विषय में बताया, प्रतीक है जो है कि आपको यहाँ पे कुछ दिया गया। रेलवे लाइन को ऐसे दर्शाया जाता है, बड़ी लाइन छोटी लाइन, ये रेलवे लाइन के लिए। पक्की सड़क को ऐसे दर्शाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया या राज्य सीमा हो गया, जिला सीमा को दर्शाया जाता है। नदी, कुआं, नल, गिरजाघर, मंदिर आदि को दर्शाया जाता है। पीओ मतलब पुलिस पोस्ट ऑफिस, पीटीओ हो गया आपका टेलीग्राम ऑफिस या पीएस पुलिस स्टेशन, और जो है कब्रिस्तान को लाल से बस्ती को लाल से दर्शाया जाता है। अगर अर्धचंद्र रहेगा तो आपका कब्रिस्तान को दर्शाया जाएगा। पेड़ और घास क्षेत्र को ऐसे दर्शाया जाता है। ये सारा चीज़ है। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र एक आरेखन होता है जो पैमाने के आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण का आधारित होता है। रेखा चित्र क्या होता है? यानी हमने जो याद किया है उसी आधार पर कोई भी चित्र को बना देना। खाका क्या होता है? खाका एक तरह का छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचे गए मतलब कि खींचे गए मानचित्र को खाका कहते हैं। छोटे पैमाने पे, छोटे क्षेत्र पे बड़े मानचित्र को अगर बनाएंगे तो खाका हो गया। जैसे हम भारत को छोटे पेपर पे बना दिए तो खाका तैयार कर दिया। आप चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? तो ये याद रखिएगा, मानचित्र का 3 घटक हो गया, दूरी, और दूसरा क्या बताया था मैंने, दिशा, प्रतीक। ये 3 घटक हैं, दूरी, दिशा, प्रतीक। और दूसरे प्रधान दिक् बिंदु कौन कौन होते हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सब जानते हैं। और दूसरा देखिए, मानचित्र पर जो है पैमाने से आप क्या समझते हैं? मानचित्र के पैमाना से क्या समझते हैं? डेफिनेटली आपको समझ में आता होगा कि वास्तविक दूरी या मानचित्र की दूरी का अनुपात पैमाना कहलाता है। उसके बाद दूसरा हो गया, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायता क्यों देती है? देखिए, मानचित्र को आराम से हम कहीं भी पोर्टेबल कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। तो इसलिए जो है ग्लोब थोड़ा पोर्टेबल के आधार पे नहीं होता है, तो इसलिए वो जो है मानचित्र के अपेक्षा जो है पोर्टेबल नहीं होता है, जिस कारण से वो जो है अधिक सहायक नहीं होता है। मानचित्र का खाका में क्या अंतर? देखो, मानचित्र के विषय में मैंने आपको बता दिया था। मानचित्र क्या होता है? एक तरह का खाका विस्तृत जानकारी देता है, मानचित्र जो है सटीक जानकारी देता है। ये सारा बात है। दूसरा क्या, मानचित्र विस्तृत जानकारी क्यों प्रदान करती है? कैसे? क्योंकि मतलब कि प्रदान करती है, बिल्कुल करती है, विस्तृत जानकारी करती है। लेकिन खाका जो होता है कि छोटे पैमाने पे, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आपको बताया खाका क्या करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो खाका क्या करता है, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पे दिखाता है। मानचित्र जो होता है बड़े पैमाने को छोटे स्तर पे दिखाता है, ये छोटे को बड़े पैमाने में दिखाएगा खाका। लेकिन मानचित्र क्या करेगा, बड़े क्षेत्र को छोटे पैमाने पे दिखाएगा। दोनों में यही अंतर है। दूसरा क्या हो गया, प्रतीक, मतलब कि मानचित्र और खाका बता दिए। प्रतीक किस प्रकार मानचित्र के अध्ययन में सहायता देता है? भौतिक व राजनीतिक मानचित्र में जो है प्रतीक सहायता देता है। आप भौतिक और राजनीतिक मानचित्र में देखोगे कि कुछ सैंपल्स होते हैं, उसके आधार पे हम लोग पता कर लेते हैं कौन सा क्षेत्र में क्या क्या उपस्थित है। वृक्षों का वितरण को दिखाने के लिए मानचित्र में भौतिक मानचित्र को, मतलब कि किस तरह का मानचित्र का हम लोग प्रयोग करते हैं? भौतिक मानचित्र या थीमेटिक मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र? तो डेफिनेटली जो है वृक्षों का वितरण हमको दिखाना है, तो वृक्षों का वितरण हम थीमेटिक मानचित्र में दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप अलग अलग तरह से कहाँ पे कौन सा वृक्ष है, कहाँ पे है, क्या है, सारा चीज़ को हम दिखाएंगे। और नीले रंग इसलिए क्यों, नीले रंग जो है जलाशय को दिखाने के लिए है। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? दिशा का पता, मतलब कि दिक् सूचक का यूज किया जाता है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। उसके बाद दूसरा जो है पैमाना आवश्यक होता है, किस लिए पैमाना? मानचित्र बनाने के लिए पैमाना की ज़रूरत होती है।